एक आंदोलनकारी छात्र नेताओं की छवि जेएनयू के साथ में जुड़ी हुई है। शायद जब मोदी जी ने आंदोलनजीवी शब्द जब प्रयोग किया होगा तो उनके जहन में जेएनयू के छात्र ही रहे होंगे और छात्र नेता ही रहे होंगे, क्योंकि जेएनयू भारत सरकार के लिए, विशेष तौर पर संघ के लिए और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और इसलिए जेएनयू को बदनाम करने का, उसे डेनिग्रेट करने का, उसका तिरस्कार करने का, उसका बजट काटने का, वहाँ के छात्र नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाने का, जेल भेजने का कोई भी मौका जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चूकती नहीं है, दिल्ली पुलिस चूकती नहीं है। लेकिन इस समय जो आंदोलन चल रहा है जेएनयू के अंदर, वो जो पीएचडी के छात्र हैं, उनकी जो परीक्षाएं हैं, वो किस किस्म की होनी चाहिए, वो भी एक मुद्दा है। जो कटौती हो रही है छात्रों के या जेएनयू के बजट की, वो भी मुद्दा है। जो एक डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं उनको कटेल किया जा रहा है, वो भी एक मुद्दा है। तमाम सारे मुद्दे हैं। उन सब मुद्दों को लेकर हम देश के प्रमुख छात्र नेताओं के साथ में आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ में नीतीश कुमार हैं, जो कि खुद 12 दिन से भूख हड़ताल के ऊपर हैं। और उनका बहुजन संवाद के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। हमने 13 दिन की भूख हड़ताल तक की है कई बार, तो हम समझ सकते हैं कि बोलने की स्थिति भी जो है वो मतलब बहुत कठिनाई से होती है। और जो कीटोन लेवल है उसकी जो हालत होती है, और कुल मिला के ब्लड प्रेशर का भी जो हालत होती है, तो ऐसी हालत नहीं रहती है कि बहुत ज्यादा आप बात कर सकें। लेकिन हम ये चाहते थे कि उनका संदेश जो है वो बहुजन संवाद के माध्यम से छात्रों तक पहुंचे, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो सजग नागरिक हैं उन तक पहुंचे। इसलिए विशेष अनुरोध के साथ उनको जोड़ा है। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो पहले अध्यक्ष रहे हैं धनंजय जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। वो बिहार के अंदर हैं। आपको मालूम है कि बिहार इस समय देश के अंदर फोकल पॉइंट बना हुआ है। बिहार के चुनाव की चोरी करने के लिए जो पूरे इंतजाम चुनाव आयोग ने कर लिए हैं, चुनाव लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को और जेडीयू को कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग से ही उसी को ही एक तरीके से पार्टी बना के मैदान में उतारा है। वहीं पर हैं अभी धनंजय जी, गया से जुड़े हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अखिलेश यादव जी हैं, एनएसयूआई के आप नेशनल सेक्रेटरी हैं। आपका बहुत स्वागत है। और पोस्ट के तौर पर डॉक्टर आनंद तिवारी जी हैं। तो मैं सबसे पहले नीतीश कुमार जी आपसे अनुरोध करूंगा कि किन मुद्दों पर ये हड़ताल की जा रही है, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि 13-12 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। और फिर एक समय में जब लोग अपना, जिसे कहते हैं कि धैर्य समाप्त होने लगता है, तो फिर मामले बहुत बिगड़ जाते हैं। सरकार बिगड़ने दे रही है, जानबूझ करके लंबा खींच रही है, सुनवाई नहीं कर रही है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों के बारे में जानकारी दें नीतीश जी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बहुजन संवाद चैनल का। आज हम लोग के भूख हड़ताल का 12वां दिन है और लगातार जो साथी हैं उनकी तबीयत बिगड़ रही है। इस बीच केवल एक बार हमारी वाइस चांसलर से वार्ता हुई है, जो भी पूरी तरीके से विफल रहा। 4 मांगों को लेकर के हम लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए। जो उसमें सबसे प्रमुख डिमांड है वो है कि जेएनयू डबल ई, जो जेएनयू का अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, उसको रिइंस्टेट दोबारा करने का। और उस पर हम डिटेल में आएंगे कि जो अभी की प्रक्रिया है वो कितनी लगातार जो SC ST OBC सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरा डिमांड है कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, जो ये बोला जा रहा है उनको कि आप 4 साल में हॉस्टल खाली करिए। तीसरा जो डिमांड है प्रोक्टोरियल इंक्वायरीज को लेकर के है। इस कैंपस में सीपीयू मैनुअल लेकर के लाया गया, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस मैनुअल, जिसमें ये बोला जा रहा है कि कोई भी स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट करते हैं, और मार्च के महीने में प्रोटेस्ट हुआ था जब धनंजय जेएनयू से प्रेसिडेंट थे बड़ा हॉस्टल खुलवाने को लेकर के और जेएनयू से चुनाव करवाने को लेकर के, तो हमने देखा कि उसमें लगभग 30 स्टूडेंट पे इंक्वायरी आया है और उसमें 10,000, 15,000, 5,000 लगभग फाइन सभी स्टूडेंट्स पे आ चुके हैं। इसके अलावा जो हमारी स्कॉलरशिप है, जो यूजी और पीजी स्टूडेंट्स को जेएनयू में मिलता है, उसको एमसीएम बोलते हैं, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, उसको बढ़ा करके हम लोग 5,000 करने की डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि एमसीएम स्कॉलरशिप बेसिकली मेस बिल को कंपेंसेट करने के लिए मिलता था। आज मेस बिल बढ़ के 3,500, 4,000, 4,500 तक हो जाता है, लेकिन एमसीएम 2,000 तक अटका हुआ है। हम देख रहे हैं कि जब से सरकार आई है तो सीयूटी के माध्यम से वो यूजी पीजी का एग्जाम ले रही है।
और पीएचडी में उन्होंने पिछले साल नोटिस निकाल दिया यूजीसी ने कि आप जो नेट का स्कोर है उसका इस्तेमाल करके एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में, जो कि सरासर जो है कोई मतलब नहीं है उसका। उसके पीछे आप देखेंगे जब स्टूडेंट्स नेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, सपोज दैट यदि हम पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करना चाहते हैं और पॉलिटिकल साइंस में नेट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें सवाल किस प्रकार से आते हैं? उसमें सवाल सावरकर पे कॉम्प्रिहेंशन आता है। उसमें सवाल ये आता है कि आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब हुई? उसमें सवाल ये आता है कि मोदी जी कब अमेरिका का विदेश दौरा करने के लिए गए हैं? तो कोई स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस में कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलिनेशन पे पीएचडी करना चाहता है, उसको इस सवाल से क्या मतलब है कि सावरकर कितने बड़े देशभक्त थे या कितने बड़े चाटुकारिता थे? तो नेट के सब्जेक्ट के सवाल आप मतलब कोई भी इंसान वो उसमें कोई बहुत आपको लॉजिक नहीं लगाना है, वो बेसिकली रट्टू तोता आपको बना रहा है। तो जहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की बात है, जहाँ पे क्रिटिकलिटी डेवलप करने की बात है, जहाँ पे स्टूडेंट्स और अधिक सोचे, इस बात को डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके बदले सरकार ये चाहती है कि आप बेसिकली रट्टू तोता बन जाएँ। आपको क्रोनोलॉजी सेट करने दिया जाएगा, जो अमित शाह बोलते हैं कि क्रोनोलॉजी हम में लेकर के आएँगे। तो कार्ल मार्क्स की 4 किताब है, तो आपको ये पूछा जाएगा कि कौन-सी किताब पहले लिखी गई और कौन-सी किताब बाद में लिखी गई। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उस किताब के अंदर कौन-सी थ्योरी है और उस थ्योरी का आपका क्या क्रिटिक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जा रहा है कि कौन किताब कब लिखा गया। आपको मैच दिस करने दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि फाइनेंस कमीशन पहला कब बना या फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है। तो नेट में इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। अब जेएनयू जैसा यूनिवर्सिटी ये बोल रहा है कि हम आपको एंट्रेंस नहीं लेंगे, आपको नेट के आधार पे ही आपका एडमिशन हो जाएगा। अब नेट के स्कोर में क्या दिक्कत है? जेएनयू में बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो कि इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर हैं, जैसे कि सेंटर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर इन लेबर स्टडीज, जिसके सब्जेक्ट में कोई नेट होता ही नहीं है। एसआईएस में ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ पे अलग अलग पूरे देश भर में, दुनिया भर में जो अलग अलग साउथ एशिया अलग है, लैटिन अमेरिका अलग है, यूएस स्टडीज अलग है, कैनेडियन स्टडीज अलग है, रशियन स्टडीज अलग है, तो उसमें अलग अलग पीएचडी होता है। उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कोई नेट नहीं होता है। तो अब उनको ये बोला जा रहा है कि आप पॉलिटिकल साइंस से नेट लेकर के आ जाइए, आईआर से नेट लेकर के आ जाइए और पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हैं, आपको उसी का स्कोर इस्तेमाल करके हम बैठ जाएंगे। अब कोई इंसान यूएस स्टडीज में रिसर्च करना चाह रहा है तो उसको पॉलिटिकल साइंस का नेट में कौन से सवाल का जवाब देकर के आ रहा है? वही कि आत्मनिर्भर भारत योजना कब शुरू हुई, फाइनेंस कमीशन कब आया, सावरकर कितने बड़े देशभक्त थे, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो ये दिक्कत है। अब उसमें ये हो रहा है कि अब क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट का नेट है, तो ये बोल रहे हैं कि हम आपको स्कोर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आप 70% आपके नेट स्कोर और 30% आपका वाइवा का इस्तेमाल होगा आपका कट ऑफ बनाने के लिए। अब 70% जो नेट स्कोर है उसमें आपका एब्सोल्यूट स्कोर का भी इस्तेमाल नहीं होगा, परसेंटाइल का इस्तेमाल होगा। अब परसेंटाइल क्या होता है? सपोज दैट यदि आपने एग्जाम दिया, 1000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, आपने 300 में 240 नंबर लेकर के आए, तो आपको परसेंटाइल मिलता है 98.17 सपोज दैट। और कोई स्टूडेंट 220 नंबर लेकर के आया, उसको परसेंटाइल मिल रहा है 97.95। तो परसेंटाइल में तो बहुत डिफरेंस है नहीं। और परसेंटाइल ये होता है कि आपसे इतने परसेंट लोग कम नंबर लेकर के आए हैं जितने भी लोग एग्जाम में बैठे थे। वो आपका स्कोर नहीं है, वो बेसिकली एक प्रकार का रैंकिंग है। जेएनयू ये बोल रहा है कि जो 70% में आपको नंबर मिलेगा, वो आपको स्कोर पे भी नहीं मिलेगा, वो आपको परसेंटाइल पे मिलेगा। और ये बहुत चालाकी से इसका इस्तेमाल किया गया है। 98 पॉइंट, कोई अगर 240 भी ला रहा है, कोई 220 भी ला रहा है, नंबर का अगर इस्तेमाल करता तो फिर भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो आते, परसेंटाइल में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो आउट ऑफ 70 सभी को 65, 66, 67 मिल रहे हैं। तो इसका जी। मतलब है कि जो 30% का वाइवा है वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर बन जा रहा है। उस वाइवा में आपको कितना नंबर मिल रहा है उसी बात पर डिपेंड करेगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो 30% वाइवा 30% नहीं है, वो 100% वाइवा है। तो ये प्रक्रिया एक प्रोसेस पूरी तरीके से क्वेश्चन के लेवल पे, क्रिटिकलिटी के लेवल पे, जिसका कोई स्थान नहीं है। जेएनयू जिस प्रकार का रिसर्च करवाना चाहता है, करवा रहा है या करवाता था एक समय, उसमें और इस एंट्रेंस में जो मॉडल एडमिशन लेने का लिया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है।
दूसरा, लगातार जो आप परसेंटाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं नेट स्कोर के बदले, वो कहीं न कहीं वाइवा का नंबर बढ़ा के 100% कर दे रहे हैं। तो ये जी, एक बहुत बड़ी नीतीश जी, ये सब बातें ये आई हैं। मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूँ कि जो भी कुछ नया एक प्रयोग कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसके अंदर क्या आप लोगों का कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ? उस नहीं, प्रोसेस में कोई भूमिका नहीं है क्या? कोई कंसल्टेशन नहीं है। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन को बेसिकली देखिए, आप सरकार अब 2 यूनिवर्सिटी हमारे सामने, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, वो खुद पीएचडी में अपना एंट्रेंस लेती है, अलग से लेती है। अब जेएनयू में पिछले मामी डाला से लेकर के उसके बाद शांति श्री धूलीपुदी पंडित, दोनों वाइस चांसलर आरएसएस बीजेपी के द्वारा अपॉइंटेड है इस कैंपस में। और जेएनयू को आइडियोलॉजिकली जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हर वो खराब पॉलिसी, हर वो शिक्षा को बर्बाद करने वाली नीति जो यूजीसी और सरकार लेकर के आती है, जेएनयू पहला यूनिवर्सिटी बनता है उसको एक्सेप्ट करने वाला। सीयूटी आया, जेएनयू हाँ हाँ हम तैयार, एकदम सीयूटी से एग्जाम लेंगे। नेट स्कोर हाँ हाँ हम तैयार हैं, हम तो नेट स्कोर से ही आपका एडमिशन लेंगे। तो ये होता है यहाँ पे, और कोई कंसल्टेशन नहीं है। एकेडमिक काउंसिल है, यहाँ की बॉडी है जिसमें जेएनयू को पिछले कई मतलब एक सालों से किस्म का जो एक पॉलिटिकल जो है एक संघ का जो एक इस प्रोग्रेसिव विचार के प्रति जो एक पूर्वाग्रह है या दुराग्रह है, उसको वो स्टूडेंट्स को उसका शिकार बना रहे हैं। मोटे तौर पर ये वाली बात है, विक्टिमाइज करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप इस विचार के साथ में यूनिवर्सिटी के तौर पर उन्हें दिखलाई पड़ता है, तो वो इसी तरीके से एक विक्टिमाइजेशन का भी काम ये कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? मैं तो क्योंकि मैं भूख हड़ताल तो एक गांधीवादी तरीका है और सत्य का यही सबसे बड़ा प्रयोग माना जाता है, लेकिन स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना जरूरी है। तो हम तो आपके जो है स्वस्थ आप बने रहें ये कामना करते हैं। लेकिन ये इस बहुजन संवाद के माध्यम से देश के दूसरे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से भी ये कहना चाहते हैं कि उन्हें इसके समर्थन में अपने अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर एकजुटता के कार्यक्रम करने चाहिए। पहले भी ऐसा होता रहा है कि जब जेएनयू के छात्रों ने कुछ आंदोलन किया है तो देश भर के अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो लोग आते रहे हैं। अपने कैंपस में भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, जेएनयू में जाके प्रोटेस्ट किया है। तो हम कहेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं।